हेलो, गुड मॉर्निंग। कल हम लोगों ने ये जानने का प्रयास किया था लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस के बारे में, और उसके पहले गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस पढ़ा था। दोनों के बीच में जो अंतर था वो आपको स्पष्ट हो गया होगा। व्हेन v इज वेरी वेरी लेस देन c, देन इट इज द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस व्हिच विल बी यूज्ड। और यदि v becomes comparable to the velocity of light, तो उसे हम लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का प्रयोग करते हैं। इस लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को मैं फिर से लिख दे रहा हूं। x डैश it is equal to x minus vt is the first equation for the transformation of x coordinate. S dash parameter on the left hand side, S frame parameter on the right hand side. Since it is moving along x axis, the value for y dash remains unchanged. The value for z dash is also unchanged, and the value for t dash in Lorentz transformation equation, it is equal to t minus vx by c square whole divided by square root 1 minus v square by c square. जैसे यहाँ पर टाइम में यह चेंज आया है, लैम्डा जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आपने यूज किया था, डिनोमिनेटर चेंज किया गया है, ऐसे ही यहाँ भी डिनोमिनेटर चेंज करेगा। और ऊपर जो इक्वेशन आपने ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लिखा है, दैट इज फॉर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में यह चेंज हो जाता है। न्यूमरेटर तो वैसे ही रहेगा, x डैश इट इज इक्वल टू x माइनस वी टी डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। इसको हम कहते हैं द लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। और यहां से स्पष्ट है कि लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस के जो चार कोऑर्डिनेट हैं, द स्पेस कोऑर्डिनेट x dash, y dash, z dash, and the time coordinate t dash, and t dash is also a variable parameter. गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में हम लोगों ने देखा है there is no change as far as the value for t is concerned, the time is concerned, t dash is equal to t or t is equal to t dash during inverse गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। यहां पर आप देखें कि t dash भी बदलता है। It depends upon the value of not only the velocity of movement, also on the position coordinate, space coordinate, x की वैल्यू पर भी निर्भर करता है, और t से वैल्यू बदल करके t डैश हो जाएगी। So here we have four coordinates, x dash, y dash, z dash are the space coordinates, and the time t dash is the time coordinate, and this is said to be the four-dimensional space, where we consider space, and in addition to space we consider also the time. ये चारों कोऑर्डिनेट जो होते हैं एक्स वाई जेड और टाइम एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसका बड़ा अलग सा है। एक्स वाई जेड तो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, टाइम भी उसके परपेंडिकुलर होता है। तो you have to consider this fourth coordinate in your mind, and we are dealing with the four-dimensional space, x-axis, y-axis, z-axis and the time axis. टाइम एक्सिस को इसीलिए इमेजिनरी एक्सिस भी कहा जाता है। ये है लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। इसके इनवर्स फॉर्म को लिखें तो x में, y में, z में और t में ट्रांसफॉर्मेशन होगा। t will be equal to, क्यों टाइम से स्टार्ट करें, हम x से ही स्टार्ट करें। x will be equal to x डैश प्लस vt डैश। और मैंने याद करने के लिए आपको बताया था आसान तरीका, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में भी इनवर्स फॉर्म में x की वैल्यू x डैश प्लस vt डैश होता है।
तो इसलिए हम उस फॉर्म को याद यदि रखेंगे तो इसकी सहायता से डायरेक्ट लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को या इनवर्स लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को लिखा जा सकता है डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर and y is equal to, since it is moving along x axis, so y is equal to y dash, no change. Z is equal to z dash, no change. But in time there will be a change and the time will be written as, बिल्कुल इसी की सहायता से लिखेंगे t डैश, यहाँ माइनस के जगह पर प्लस आ जाएगा, t डैश प्लस vx डैश डिवाइडेड बाई c स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस 4b स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो ये चार लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, पहला सेट ऑफ इक्वेशन आपने लिखा जिसे हम लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कहते हैं, और दूसरा सेट ऑफ इक्वेशन आपने लिखा जिसे इनवर्स लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कहा जाता है। और नाउ वी आर डीलिंग विथ द केसेस विच आर कंसर्न्ड विद द 4 डायमेंशनल स्पेस। इंटरमीडिएट में आपने पढ़ रखा है कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के बारे में विचार केवल करते हो क्योंकि टाइम इज इनवेरिएंट, टाइम में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उसको हम कहते हैं 3 डायमेंशनल स्पेस। नाउ हियर वी आर डीलिंग विद द 4 डायमेंशनल स्पेस। टाइम इज आल्सो ए कोऑर्डिनेट विच इज ए वेरिएबल एंड विच विल चेंज। तो आपको फिर सिद्ध करना है कि सो दैट द स्पेस टाइम इंटरवल, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में आपने देखा है स्पेस इन इंटरवल इज इनवेरिएंट, टाइम इंटरवल इज इनवेरिएंट। नाउ हियर स्पेस एंड टाइम बोथ विल बी कंसीडर्ड टुगेदर, सो स्पेस टाइम इंटरवल और स्पेस टाइम इंटरवल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर। In S frame of reference, this is the space time interval. इसको हम कहते हैं space x y z are the coordinates corresponding to space and the time is also there, so space time interval it is said to be space time interval. And this space time interval remains invariant during Lorentz transformation equations. इट इज इनवेरिएंट ड्यूरिंग लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। इसका मतलब हो गया जो स्पेस टाइम इंटरवल आपने यस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लिखा है उसी स्पेस टाइम इंटरवल को आप यस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लिखें तो दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। दैट इज द स्पेस टाइम इंटरवल इन द यस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर minus c square t dash square. So this is the space-time interval in S frame of reference. This is the space-time interval in S dash frame of reference, and this is invariant. Invariant होने का अर्थ ये हो गया we have to prove that x square plus y square plus z square minus c square t square, the space-time interval in S frame of reference, this is equal to x dash square plus y dash square plus z dash square minus c square t dash square। ध्यान रखो यहाँ भी c का प्रयोग है, यहाँ भी c का प्रयोग है, क्योंकि सभी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज द सेम। तो ये हमको सिद्ध करना है कि स्पेस टाइम इंटरवल इन यस फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज इक्वल टू स्पेस टाइम इंटरवल इन यस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और जिसको दूसरे शब्दों में कहते हैं स्पेस टाइम इंटरवल इज इनवेरिएंट। इस मैथमेटिकल इक्वेशन का अर्थ है, और इनवेरिएंट का अर्थ आपको बताया है स्पेस टाइम इंटरवल इज invariant.
स्पेस टाइम इंटरवल इज इनवेरिएंट, तो आपसे प्रश्न यही पूछा जाएगा, सो दैट स्पेस टाइम इंटरवल इज इनवेरिएंट ड्यूरिंग लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। तो आपको यही सिद्ध करना है, इस मैथमेटिकल रिलेशन को आपको प्रूव करना है। नाउ वी कैन स्टार्ट आइदर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड और फ्रॉम द राइट हैंड साइड, एनीवेयर यू लाइक यू कैन स्टार्ट। मैं राइट हैंड साइड से स्टार्ट करता हूं और देखता हूं कि इसकी वैल्यू इसके बराबर आ जाती है कि नहीं। राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे तो इसलिए इन इक्वेशंस की आवश्यकता पड़ेगी। हम आपसे फिर पूछ लेंगे या आप चेक करेंगे, मैं लिखूंगा कि फिर इसमें कोई गलती तो नहीं हो रही है। गलत हो जाए तो फिर आप उसे हमें बता देंगे। So we start from right hand side. The space time interval in s dash frame of reference से हम स्टार्ट करते हैं। It is x dash square plus y dash square plus z dash square minus c square t dash square is the right hand side। और राइट हैंड साइड स्पेस टाइम इंटरवल इन एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। इसकी वैल्यू को हम निकालने का प्रयास करते हैं। व्हाट विल बी इट्स करेस्पॉन्डिंग वैल्यू इन एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो एक्स डैश को, वाई डैश को, जेड डैश को, टी डैश को हम एक्स वाई जेड और टी में क्रमशः परिवर्तित करेंगे। तो देखिए, इसके लिए एक्स डैश के लिए लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में आपने देखा है एक्स माइनस वी टी divided by square root 1 minus v square by c square. You can check. This is the conversion in between x dash parameter and s frame of reference parameter. And x dash square, so whole square, plus y dash does not change, so it is equal to y square, plus z dash square, it does not change, z square. पूछा जाए क्यों नहीं बदल रहा है भाई? तो इसलिए नहीं बदलता है क्योंकि इट इज मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस, तो इट रिमेन्स अनचेंज्ड माइनस सी स्क्वायर। और टी डैश की वैल्यू भी आप लिखोगे टी, फिर माइनस, देखो यहां माइनस तो यहां भी माइनस। डायरेक्ट लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में ऐसे ही होगा, इनवर्स में एक जगह प्लस आएगा तो दूसरी जगह भी प्लस आ जाएगा, ऐसी स्थिति आएगी। तो टी माइनस वी एक्स बाई सी स्क्वायर whole divided by square root 1 minus v square by c square। और t डैश स्क्वायर है, ये t डैश की वैल्यू है, तो इसको भी आपने स्क्वायर कर लिया। ठीक, काइंडली चेक इट, कृपया देख लीजिए कि जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस लिखे गए हैं लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन वो सही हैं कि नहीं। एक्स डैश की वैल्यू ये आएगी, ब्रैकेट में जो लिखा है टी डैश की वैल्यू ये आएगी जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है। आप देखें वाई स्क्वायर में कोई झंझट नहीं है तो पहले लिख लिया जाए। जेड स्क्वायर इज आल्सो द ओनली टर्म कैन बी रिटन आउटसाइड। ये दो टर्म बचे, इन दो टर्म में इसका स्क्वायर है, उसको कॉमन है तो बाहर लिया जा सकता है, प्लस 1 डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर टेकन आउटसाइड फ्रॉम द फर्स्ट टर्म एंड द फोर्थ टर्म। यहां से क्या बचेगा, इसको आपने आउटसाइड ले लिया तो x माइनस वी टी होल स्क्वायर, तो पहला टर्म आ गया x माइनस वी टी होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ब्रैकेट में आ गया, ये आपने कॉमन ले लिया तो न्यूमरेटर केवल बच गया, तो t माइनस वी एक्स बाई सी स्क्वायर एंड होल स्क्वायर। तो ये कैपिटल ब्रैकेट में ये दोनों टर्म आए और इन दोनों टर्म से आपने डिनोमिनेटर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर को कॉमन ले लिया। फर्दर यू सॉल्व इट, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 1 बाई 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी स्क्वायर, ए माइनस बी स्क्वायर,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो राइट डाउन एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2ab एक्स बी टी माइनस सी स्क्वायर दूसरा टर्म, इसका भी स्क्वायर करना है तो लंबा एक्सप्रेशन होगा। मैं फिर इस स्थान को यूज करता हूं और फिर सब मिटाना भी पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे माइनस सी स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर इज टी स्क्वायर माइनस इसका बी स्क्वायर, तो प्लस हो गया माइनस का प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई सी टू द पावर 4 माइनस 2ab, तो माइनस 2 tvx डिवाइडेड बाय 2ab सी स्क्वायर, ये दूसरे टर्म की वैल्यू हो गई टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई सी टू द पावर 4 माइनस 2 tvx बाई सी स्क्वायर, और आपने ब्रैकेट बंद कर दिया। मैंने अलग से ब्रैकेट में इसलिए लिखा है कि माइनस सी स्क्वायर से इसको गुणा होना है सेकेंड टर्म को, सो विल बी गेटिंग दीज स्टेप्स कैन बी रब्ड ऑफ। ये पूरा मिटा लेते हैं, तो देखो कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 1 बाई कॉमन 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और ब्रैकेट के अंदर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2xvt माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर सी टू द पावर 4 से कैंसिल करेगा, सो इन द डिनोमिनेटर वी गेट सी स्क्वायर लेफ्ट। ये माइनस माइनस प्लस सी स्क्वायर विल कैंसिल एंड 2tvx प्लस 2tvx, ये कैपिटल ब्रैकेट के अंदर हमको राशि प्राप्त हो गई। इसको फिर से देख लो, यहां माइनस 2xvt आ रहा है प्लस 2xvt आ रहा है, दिस कैन बी कैंसिल्ड, तो बच गया, उसी को हम लिख लेते हैं। फिर अभी कॉमन लिखने के बाद नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, डायरेक्टली कर भी सकते थे लेकिन आपकी सुविधा के लिए मैं और थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर दे रहा हूं, तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 1 बाई द कॉमन टर्म, और ब्रैकेट के अंदर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर divided by c square. So we are left with these four terms. इनमें देखिए कुछ कॉमन हो तो कॉमन ले लिया जाए, तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 1 बाई 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर एंड इनसाइड द ब्रैकेट यहां से कुछ कॉमन ले लीजिए, x square is taken outside from these two terms, x square, so take x square out,
क्या बचेगा यहां से 1 माइनस इससे क्या बचेगा v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। पहला और चौथे टर्म को आपने कंसीडर किया और उसमें से एक्स स्क्वायर को आपने कॉमन ले लिया तो इतना बचा। यहां से भी देखिए माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर टेकन आउटसाइड फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड टर्म माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर टेकन आउटसाइड, तो थर्ड टर्म से क्या बचा 1। यहाँ टी स्क्वायर टेकन आउटसाइड डिवाइडेड बाय इंटू सी स्क्वायर, तो इंटू सी स्क्वायर मीन्स इट इज डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर, तो बचेगा माइनस। माइनस आपने लिया तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। फिर से देख लीजिए, पूरा कर दीजिए, माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस आ गया, माइनस माइनस प्लस सी स्क्वायर विल कैंसिल, वी स्क्वायर टी स्क्वायर द सेकेंड टर्म। अब इन दोनों में देखिए ये 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज कॉमन इन बोथ दीज टर्म्स, दैट कैन अगेन बी टेकन कॉमन एंड आउटसाइड, इन दो से अलग किया जा सकता है। तो एक्सप्रेशन आपका आ गया वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 1 बाई 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर and inside the capital bracket 1 minus b square by c square is taken out, तो 1 minus b square by c square is common। यहां से बच गया, बोलो एक्स स्क्वायर, यहां से इसको आपने कॉमन ले लिया तो क्या बच गया माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर। सो इनसाइड द कैपिटल ब्रैकेट वी गेट these two terms, this into this. This is also 1 minus v square by c square. Here is also 1 minus v square by c square. This cancels. And thereby we are left with y square plus z square plus a 1 into, so plus x square minus c square t square. So we get finally that x dash square जिससे स्टार्ट किया था प्लस y dash square प्लस z dash square minus c square t dash square, this is equal to x square plus y square plus z square, जो अभी आपने प्राप्त किया x स्क्वायर को पहले लिख लिया, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर। इसका मतलब स्पेस टाइम इंटरवल इन एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज इक्वल टू द स्पेस टाइम इंटरवल इन एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस का स्पेस इंटरवल विल बी इक्वल टू द स्पेस टाइम इंटरवल ऑफ एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और इसलिए कंक्लूजन निकला स्पेस टाइम इंटरवल is invariant। यहां पर फिर हम थोड़ा आपको ध्यान दिला दें, रिमाइंड कर दें कि स्पेस और टाइम दोनों को जब साथ कंसीडर करते हैं व्हेन इट बिकम्स स्पेस टाइम इंटरवल, तब ये इनवेरिएंट होता है। लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान, चाहे और लिख लीजिए स्पेस टाइम इंटरवल इज इनवेरिएंट ड्यूरिंग लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन equations। स्पेस टाइम इंटरवल इज इनवेरिएंट ड्यूरिंग लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। जबकि आपने गैलीलियन को कंसीडर किया था तो क्या आया था, स्पेस एलोन वाज इनवेरिएंट।
द टाइम एलोन वाज इनवेरिएंट, लेकिन यहाँ पर स्पेस और टाइम को दोनों जब साथ साथ कंसीडर किया जाएगा उस समय स्पेस टाइम इंटरवल विल रिमेन एन इनवेरिएंट पैरामीटर इन 4 डायमेंशनल स्पेस और ड्यूरिंग लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, सो दिस कैन बी प्रूव्ड इन दिस वे। इससे एक कंक्लूजन हम डिराइव कर सकते हैं कि जब हम स्पेस और टाइम दोनों को साथ साथ कंसीडर करते हैं, इट इज स्पेस टाइम इंटरवल, तब ये इनवेरिएंट होता है। लेकिन अकेले यदि स्पेस को कंसीडर करें, व्हेन स्पेस इज कंसीडर्ड ओनली, केवल स्पेस को कंसीडर करें, नॉट स्पेस टाइम इंटरवल, स्पेस और टाइम दोनों को साथ साथ नहीं, केवल स्पेस को कंसीडर करें। सो इफ स्पेस इज कंसीडर्ड it will not be an invariant। स्पेस टाइम दोनों को साथ करोगे तो इनवेरिएंट आएगा ड्यूरिंग लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, लेकिन स्पेस को केवल कंसीडर करोगे अकेले तो इट विल नॉट बी एन इनवेरिएंट। दूसरा तो ये होता क्या है, तो इसीलिए हम केवल स्पेस को जब अकेले कंसीडर करते हैं तो स्पेस इनवेरिएंट नहीं है, और इसलिए एक हमको नया आइडिया प्राप्त होती है, नया पैरामीटर प्राप्त होता है, उसको हम कहते हैं लेंथ कंट्रैक्शन। लेंथ कंट्रैक्शन, इफ स्पेस इज कंसीडर्ड alone, it is found to be not an invariant। तो इसलिए केवल स्पेस को अकेले आप कंसीडर करोगे तो उसमें लेंथ कंट्रैक्शन प्राप्त होता है इन 4 डायमेंशनल स्पेस ड्यूरिंग लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। ऐसे ही टाइम को अकेले आप कंसीडर करो। सेकेंड, टाइम इज कंसीडर्ड थोड़ा सा और स्पष्ट करने के, व्हेन स्पेस इज कंसीडर्ड ओनली, तो और स्पष्ट हो जाएगा। व्हेन स्पेस इज कंसीडर्ड ओनली, it will not be an invariant that will lead to the phenomenon of length contraction. Time is considered only, it will not be an invariant। और ये ध्यान रखना, जो हम कंक्लूजन या डिराइव कर रहे हैं, लिख रहे हैं, दिस इज कंसर्निंग लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, 4 डायमेंशनल स्पेस, और 4 डायमेंशनल स्पेस में यदि अकेले स्पेस इज कंसिडर्ड ओनली, अकेले पृथक रूप से केवल स्पेस को कंसीडर करें तो इट विल नॉट बी एन इनवेरिएंट दैट विल लीड टू द फेनोमेनन ऑफ लेंथ कंट्रैक्शन। ऐसे ही टाइम इज कंसीडर्ड ओनली अलोन, इट विल नॉट बी एन इनवेरिएंट एंड दैट विल लीड टू द फेनोमेनन ऑफ टाइम डायलेशन। टाइम डायलेशन, तो ये नई फेनोमेनन के बारे में हम यहीं से आउटकम प्राप्त करते हैं कि लेंथ को अकेले यदि कंसीडर किया जाए तो लेंथ कंट्रैक्शन विल बी ऑब्टेन्ड। क्यों घटता ही है, बढ़ता क्यों नहीं, ये भी आपको स्पष्ट हो जाएगा जब हम इसके डिटेल को पढ़ेंगे तो। एंड जब टाइम को अकेले यदि कंसीडर किया जाए तो उस समय नया फिनोमेनन एक प्राप्त होता है, इसको हम कहते हैं टाइम डायलेशन। टाइम बढ़ जाता है, और टाइम बढ़ जाता है, क्यों बढ़ता ही है, घटता नहीं, ये भी जब इसके डिटेल को हम पढ़ेंगे तब आएगा। तो विल बी गेटिंग 2 न्यू कंसेप्ट, 2 न्यू फेनोमेना, द लेंथ कंट्रैक्शन एंड द टाइम डायलेशन। तो लेंथ कंट्रैक्शन
क्या होता है, इसको जानने का प्रयास करें। तो इन समों की अब आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपने लिख ही लिया होगा, आई होप। तो हम इसे मिटा देते हैं। Firstly, we will discuss the phenomenon of length contraction. Length contraction. Length contraction. लेंथ कंट्रैक्शन में एक कोई रॉड है, रॉड को हम चलाते हैं विथ ए सर्टेन वेलोसिटी विच इज कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ध्यान रखना, जब भी लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे तो उसमें वेलोसिटी ऑफ मूवमेंट मस्ट बी कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो एक रॉड है, इट इज मूविंग विथ ए वेलोसिटी कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट and the rod is being seen by a ground observer who is at rest. ग्राउंड ऑब्जर्वर उसको देखता है, सामने से एक रॉड गुजर रही है और वो रॉड ऐसे वेलोसिटी से चल रही है, ऐसे वेलोसिटी से गुजर रही है विच इज कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो उस रॉड की लंबाई ग्राउंड ऑब्जर्वर को कितनी दिखेगी, व्हाट विल बी द लेंथ रिकॉर्डेड बाय द ग्राउंड ऑब्जर्वर। तो इसके लिए हम फिर दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की कल्पना करते हैं। इट इज एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस associated with the ground observer who is at rest. The velocity of movement of the ground observer is 0. He is static, रुका हुआ है। इसका ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। बार बार इसको बनाना पड़ेगा। जब भी आपसे सवाल पूछा जाए, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कभी पूछा जाए तो उस समय भी आप बताएंगे कि यस फ्रेम है, यस डैश फ्रेम है। हम शायद आपको वहाँ खींच ना पाएँ, लेकिन कभी भी कोई नई चीज़ स्टार्ट करेंगे तो विल बी हैविंग दीज टू फ्रेम्स, द यस फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज एट रेस्ट ऑफ रेफरेंस। वी हैव यस फ्रेम ऑफ रेफरेंस and yes frame of reference is static, is at rest, not moving, the velocity of movement is 0, associated with the ground observer। और एक दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है which moves with a velocity v along the x axis। ध्यान रखना, ये वेलोसिटी v जो मैं कह रहा हूं, इट इज कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो ये यस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। इसका ये ओरिजिन है ओ डैश, ये है वाई डैश एक्सिस, ये है जेड डैश एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस के लॉन्ग ही मूव करता है तो कॉमन एक्सिस ये हो गई। सो वी हैव टू फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, यस फ्रेम ऑफ रेफरेंस एसोसिएटेड विद द ग्राउंड ऑब्जर्वर और यस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस एसोसिएटेड विद द मूविंग सिस्टम, मूविंग ऑब्जर्वर। और यहाँ मूविंग ऑब्जर्वर कुछ नहीं है, एक रॉड आपने इसमें रख रखा है। थिन रॉड हैज बीन प्लेस्ड इन यस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये रॉड रखा हुआ है। इस रॉड के कोऑर्डिनेट्स को दो लोग देखेंगे। यस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आपका मित्र बैठा हुआ है, मूविंग ऑब्जर्वर, v वेलोसिटी से चल रहा है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। वो इसके कोऑर्डिनेट को देखता है, तो उसको कोऑर्डिनेट यस डैश फ्रेम में मूविंग ऑब्जर्वर है तो इसका फार्दर एंड दिखता है x2 डैश, नियरर एंड उसको दिखता है x1 डैश। और इसलिए जो मूविंग ऑब्जर्वर है, मैं उदाहरण अभी आपको दे दूंगा, जो मूविंग ऑब्जर्वर है उसको इसकी लंबाई दिखेगी, फार्दर एंड का जो रीडिंग है उसमें से नियरर एंड के रीडिंग को घटा दें। सो दिस विल बी द लेंथ ऑफ द रॉड इन यस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसको हम कहते हैं L0। मैं फिर से स्पष्ट कर दूं आपको,
एक राड है, एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रखा हुआ है एक्चुअली एक राड मूव कर रही है विथ वेलोसिटी ऑफ v along x एक्सिस, और उस राड की लंबाई है L0। तो हमने उस मूविंग राड के साथ एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच कर दिया, एस डैश आल्सो मूव्स विद द वेलोसिटी ऑफ v along x एक्सिस, और एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस के संदर्भ में दूर का एंड जो है x2 डैश उसका कोऑर्डिनेट है, जो नजदीक का एंड है उसका कोऑर्डिनेट है x1 डैश, ऑब्वियसली y2 डैश, z2 डैश, और ये बदलेंगे नहीं, ये वही रहेंगे। इस L0 को हम कहते हैं, इस L0 इज द लेंथ ऑफ द रॉड। अब चूंकि लेंथ ऑफ द रॉड विल चेंज, तो इसको हम कहते हैं एक्चुअल लेंथ, वास्तविक लंबाई, एक्चुअल लेंथ। इसी को हम कहते हैं रियल लेंथ। वास्तव में रॉड की लंबाई यही है L0, और L0 को हम कहते हैं इज द एक्चुअल लेंथ, इज द रियल लेंथ, और इसको टेक्निकली रिलेटिविटी के टर्म में इसको कहते हैं द प्रॉपर लेंथ ऑफ द रॉड, प्रॉपर लेंथ ऑफ द रॉड। आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय प्रॉपर लेंथ, छोटा सा सवाल, तो उसका उत्तर क्या देंगे? द एक्चुअल लेंथ ऑफ द रॉड, द रियल लेंथ ऑफ द रॉड इज सेड टू बी द प्रॉपर लेंथ ऑफ द रॉड। अब इसी रॉड को ग्राउंड ऑब्जर्वर, यस फ्रेम वाला रेफरेंस भी जो रुका हुआ है वह उसको देखने का प्रयास कर रहा है, और उसके कोऑर्डिनेट्स दिख रहे हैं x2 फार्दर एंड का, और नियरर एंड का कोऑर्डिनेट दिखाई दे रहा है x1। तो x2 माइनस x1 इज द लेंथ ऑफ द रॉड सीन बाय द ग्राउंड ऑब्जर्वर L। देखो L0 क्या है, ये तो उनके नाम आ गए, प्रॉपर लेंथ कहलाएगा, दो और नाम है इसके, लेकिन ये कौन देख रहा है? एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाला। x2 माइनस x1 का डिफरेंस आपने लिया, ये ग्राउंड ऑब्जर्वर देख रहा है। तो लेंथ ऑफ द रॉड एज सीन बाय द ग्राउंड ऑब्जर्वर इज L। इस L को हम कहते हैं एपरेंट लेंथ, एपरेंट लेंथ, या इसी को कहते हैं रिलेटिविस्टिक लेंथ, रिलेटिविस्टिक लेंथ। तो ये दो रॉड की लंबाइयों से आप परिचित हुए, इनमें क्या संबंध है? हो सकता है L0 की वैल्यू L के बराबर हो, या L0 और L के बीच में क्या संबंध है, दिस विल ट्राई टू हैंडल, ट्राई टू नोट। तो एक को हम एक्चुअल लेंथ, रियल लेंथ, प्रॉपर लेंथ, वास्तविक इतनी लंबाई कितनी है उसको L0 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको प्रॉपर लेंथ कहते हैं। कौन इसको ऑब्जर्व करेगा? जिसके सापेक्ष रॉड स्थिर है। मूविंग ऑब्जर्वर भी वेलोसिटी से चल रहा है, रॉड भी वेलोसिटी से चल रही है, तो उसकी ये रुकी हुई दिखेगी। जिसके संदर्भ में स्टैटिक है, जिसके रेफरेंस में चल रहा है उसको इसकी लंबाई L दिखाई दे रही है, और L को हम कहते हैं अपरेंट लेंथ, या फिर इसको कहते हैं रिलेटिविस्टिक लेंथ। अब हाउ दीज टू लेंथ्स ऑफ द रॉड, वन L0 measured by the moving observer। मूविंग ऑब्जर्वर का मतलब वह ऑब्जर्वर जो v वेलोसिटी से चल रहा है x एक्सिस के लॉन्ग, रॉड भी v वेलोसिटी से चल रही है x एक्सिस के लॉन्ग, उसके द्वारा नापी गई लंबाई L0 है। लेकिन वही चलती हुई रॉड को ग्राउंड ऑब्जर्वर जब देखता है तो उसकी लंबाई कितनी दिखेगी, उसको हम L द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। L को हम कहते हैं रिलेटिविस्टिक लेंथ, और L0 को कहते हैं प्रॉपर लेंथ। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द टू, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच। This is for all today.